नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी मध्य प्रदेश के इतिहास की। और मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है एमपी के। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और आज बात करेंगे हम राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट वंश की दो शाखाओं का राज्य एमपी के कुछ हिस्सों में 7वीं सदी से 10वीं सदी तक रहा है। पहली शाखा, इस वंश की शाखा बैतूल अमरावती क्षेत्र पर राज्य करती थी। इस शाखा के चार राज्यों के ज्ञात नाम, चार राजाओं के ज्ञात नाम दुर्गराज, गोविंदराज, स्वामी कराज तथा नत्रराज, जिसे युद्धासुर के नाम से भी जाना जाता है। नन्नराज युद्धासुर के 2 ताम्रपत्र तितरखेड़ी तथा मुल्ताई बैतूल जिले से प्राप्त हुए हैं। संभवतः इस शाखा को प्रमुख राष्ट्रकूट शाखा के शासक दंती दुर्ग ने पराभव कर अपने राज्य में मिला लिया होगा। ये आपके वो हैं, जैसे बोलते हैं ना कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, अंदाज लगाना। अब बात करते हैं दूसरी शाखा की। दूसरी शाखा मान्यखेत में राज्य करती थी। इस वंश का शक्तिशाली शासक दंती दुर्ग था, जो 744 ईस्वी के लगभग राजा हुआ। समनगढ़ तथा एलोरा के अभिलेखों में वर्णन है उसने महानदी तथा रेवा यानी नर्मदा के तटों पर कई युद्ध किए तथा कांची, कलिंग, कौशल, श्रीशैल, मालवलाट तथा ठक पर विजय प्राप्ति की। एक अन्य अभिलेख में उल्लेख है कि उसने उज्जैनी यानी उज्जैन पर आक्रमण कर वहां के गुर्जर शासक को पराजित कर बंदी बना लिया था। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि एमपी का बड़ा भाग उसके साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। संजान ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान किया था। इस समय गुर्जर नरेश देवराज को परास्त किया। हिरण्य गर्भदान की क्रिया रथ सप्तमी को संपन्न हुई थी। दंती दुर्ग के उत्तराधिकारी तथा चाचा कृष्ण ने एमपी के संपूर्ण मराठी क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया, किंतु उसका उत्तराधिकारी गोविंद द्वितीय एक निर्बल शासक था। गोविंद द्वितीय का भाई ध्रुव 780 ईस्वी में स्वयं शासक बन बैठा। उन्होंने अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के बाद कन्नौज पर आधिपत्य के लिए उत्तरी भारत की ओर अभियान किया। मालवा पर आसानी से अधिकार करने के बाद झांसी के निकट वत्स राजा को बुरी तरह से पराजित किया। ध्रुव ने अपने तीसरे तथा योग्य पुत्र गोविंद तृतीय के लिए सिंहासन छोड़ दिया। गोविंद तृतीय ने दक्कन में अपनी स्थिति मजबूत कर कन्नौज पर अधिकार करने के उद्देश्य से भोपाल झांसी होते हुए आगे बढ़ा। गोविंद ने बुंदेलखंड में हुए युद्ध में नागभट्ट को पराजित किया। नागभट्ट राजपूताना की ओर गया तथा चक्रा युद्ध तथा धर्मपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया। संजन ताम्रपत्र के अनुसार उसने हिमालय तक सैनिक अभियान किया और मालव, कौशल, कलिंग, बंग, डाहल आदि देशों को जीता। नर्मदा तट पर लौटकर विंध्य की तलहटी में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। मालवा क्षेत्र में इंद्रगढ़ में उसके शासनकाल का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं गोविंद तृतीय का अल्पवयस्क उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष
814 से 878 ईस्वी में कर्क के संरक्षण में शासक हुआ। सिरूर ताम्रपत्र के अनुसार अंग बंग मगध, मालवा तथा बैगी के शासकों ने उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। अमोघ वर्ष का उत्तराधिकारी कृष्ण द्वितीय हुआ। उसे भोज, प्रतिहार तथा चोलों से पराजित होना पड़ा। उसके बाद उसका पोता इंद्र तृतीय 914 से 917 ईस्वी तक शासक हुआ। उसने त्रिपुरी की कलचुरी राजक या वैजंबा से विवाह कर दोनों राजवंशों को निकट लाने का प्रयास किया। इंद्र ने गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया। उसका एक अभिलेख इंद्रगढ़ मंदसौर से प्राप्त हुआ। इसके पश्चात गोविंद चतुर्थ 927 से 936 ईस्वी तथा अमोघ वर्ष तृतीय 939 से 967 ईस्वी शासक हुए, परंतु इनका विशेष योगदान नहीं रहा। इसके बाद अमोघ वर्ष तृतीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कृष्ण तृतीय 939 से 967 ईस्वी में हुआ। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी उत्तर भारत पर आक्रमण। उसने बुंदेलखंड पर आक्रमण कर उस पर अधिकार किया। इस बात की पुष्टि मैयर के पास जूरा से प्राप्त अभिलेख से होती है, शिलालेख से होती है। उसने परमार शासक सीवक को पराजित कर उज्जैनी पर अधिकार किया। इस वंश के अंतिम नरेश इंद्र चतुर्थ को चालुक्य वंशी तैलब द्वितीय ने पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया और इस तरह राष्ट्रकूट के लगभग 225 वर्षीय गौरवशाली शासन का अंत हुआ। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही। अगले वीडियो में बात करेंगे हम गुर्जर प्रतिहार वंश की। थैंक यू।